वक्ता प्रोफेसर जसपाली सिंह चौहान जी हम लोगों के बीच आ गई हैं। और जैसा कि पहले से प्रचार प्रसार किया गया है सोशल मीडिया पर, आज का विषय है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का राष्ट्र की एकता और अखंडता में योगदान। भारत को अखंड बनाने में महाराणा प्रताप का क्या अवदान है, क्या योगदान है, उस पर बोलने के लिए आज हम लोगों के बीच वक्ता के रूप में, आज पाठे प्रस्तुत करने के रूप में प्रोफेसर जसपाली सिंह चौहान, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैम, सबसे पहले मैं लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह जो लोक पहल है, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक राष्ट्रीय सकारात्मक हस्तक्षेप है। और हमारे संयोजक प्रयाग विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से डॉक्टर बीके सिंह हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्या, जो प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। और मुख्य रूप से लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और निस्वार्थ भाव से और जनता की समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना हमारा मुख्य उद्देश्य और ध्येय है। और हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, 5 हमारे वैचारिक केंद्र हैं, जिनके आधार पर लोक पहल अपना कार्य करता है। वह है पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य सर संघ चालक रज्जू भैया, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूज्य अशोक जी सिंघल, ये हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। इन पंच महाभूतों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी का प्रचार प्रसार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाना इस लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। आप स्वयं दिल्ली प्रदेश की शिक्षा मंडल की, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ की आप उत्तरदायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, उसके संयोजिका हैं, संयोजक हैं। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में आपको बताना नहीं है, यही हमारा सांस्कृतिक अधिष्ठान है। और आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि महाराणा प्रताप का जब ही नाम स्मरण आता है, राष्ट्र के एक ऐसे महान नायक का व्यक्तित्व और कृतित्व मन मानस में अंकित हो जाता है। भुजाओं में रक्त अपना प्रवाह फड़कने लगती है भुजाएं। तो महाराणा प्रताप का अर्थ होता है ओज, महाराणा प्रताप का अर्थ होता है तितिक्षा, महाराणा प्रताप का अर्थ होता है कसमसाहट, महाराणा प्रताप का अर्थ होता है सभ्यता और संस्कृति में आकंठ डूबा हुआ व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है ओजस्विता, तेजस्विता, साहस, शौर्य। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है भारत के प्रति अतीव लगाव। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है भारत को भारतीयता के पथ पर अग्रसर करना। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है किस प्रकार हम भारत को अपनी संस्कृति और सभ्यता की ओर उन्मुख कर सके। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय सामर्थ्य। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है इस देश को किस तरह गौरव के शिखर पर प्रतिस्थापित किया जाए। महाराणा प्रताप का अर्थ होता है त्याग और तपस्या। महाराणा प्रताप का अर्थ है बलिदान। महाराणा प्रताप का अर्थ है समष्टि का कल्याण और व्यष्टि का होम। राणा ने कभी अपने लिए कुछ कार्य नहीं किया, अपने परिवार के लिए, अपने वंशज के लिए, अपने कुल परंपरा के लिए नहीं किया। महाराणा प्रताप ने भारत की स्वतंत्रता, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए उस याज्ञिक अनुष्ठान में अपने को होम कर दिया। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है
कि जिस राणा को भारत का जन जन सम्मान करता, उसके आदर्शों पर चलता, उनके आदर्शों पर चलता, जीवन का शौर्य बनाता, जिसे अगर हम जिस विवेक शक्ति से भारत को भारतीयता की ओर लेकर चलते, उसमें राणा के योगदान, अवदान, राणा के विवेक, राणा के शौर्य, राणा के साहस, राणा का विवेक, राणा का मानस भारत के रग रग में समाहित होना चाहिए। वह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम राणा से कोसों दूर चले गए। कौन याद करेगा, बहुत पहले एक रचना लिखी गई हल्दी घाटी में, और हम लोग, मैं तो उसी जनपद के बिल्कुल, मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर श्याम नारायण पांडे जी का गांव है। जब उन्होंने हल्दी घाटी लिखा था, उन्होंने जगाया था, वो युग था जब राणा को लोग गांव के हलवाहे चलवाहे, साधारण जन जन तक राणा का वह शौर्य गया था। लेकिन श्याम नारायण जी के बाद हमने बहुत कुछ उनको विस्मृत सा किया है, और भारत की मानस परंपरा महानायकों को विस्मृत कर ही देती है। महाराणा प्रताप वही कार्य कर रहे थे अपने कालखंड में, जो काम राम ने अपने युग में किया था, ईश्वरीय सत्ता के रूप में किया था। वही कार्य, वही साहस, वही शौर्य, वही भारतीयता का सौंदर्य, भारतीयता का यशोगान राणा ने किया था। मेरे जैसा व्यक्ति प्रत्येक वर्ष राणा के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर राणा के उस गौरव को, राणा के उस यश को, राणा का जो वीरत्व है, जो राणात्व है, वह इस बात में है कि हम उसे अंतरात्मा में धारण करें, और फिर हम उसी के तरफ, हम सन्मार्ग पर प्रेरित हों और भारत को भारतीयता की ओर लेके चले। मैं निवेदन करूंगा, आज हम लोगों के बीच रोशन सिंह जी हैं, जो क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ उत्तरदायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, और साथ साथ एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हमारे बीच एक और साहित्यकार हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिए, और हम लोगों के बीच आज राणा प्रताप का महानायक के प्रति अपना वीज वक्तव्य प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। ठाकुर रोशन सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज का वीज वक्तव्य, अपना ऑडियो, और मेरी आवाज पहुंच रही है डॉक्टर रोशन सिंह जी? एक का होगा फिर मेरा। अच्छा, नहीं। आशुतोष जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? श्री रोहतास सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, और वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं? रोहतास सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं तो मैं मैम को सीधे, आशुतोष जी। हेलो, हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ आशुतोष जी, मैं लाइन पे हूँ। अच्छा, आप ऑडियो, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? अच्छा, मुझे लाइव दिख रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है। जुड़ पा रहे? आप तो जुड़ चुके हैं। हाँ जी, आप जुड़ चुके हैं। अगर वीडियो ऑन करने में दिक्कत हो तो आप ऑडियो से अपने संदेश आज हम लोगों के बीच। हाँ, आप आ गए। बहुत हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं आपको आज सादर आमंत्रित करता हूं कि आज राष्ट्र के महानायक, राष्ट्र के ओज के प्रतीक महाराणा प्रताप के विषय में, और भारत की एकता और अखंडता में उनका क्या विशिष्ट योगदान है, मैं निवेदन करूंगा। आप क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इतिहासकार भी हैं। मैं क्षत्रिय महासभा और किसी जाति विशेष का उल्लेख थोड़ा संकोच से कर रहा हूं, लेकिन इसलिए क्षत्रिय महासभा का अभिनंदन करता हूं कि कम से कम राणा की स्मृतियों को नमन करने, राणा की स्मृतियों को सजोने
वह किसी जाति विशेष के नहीं है, पूरे भारत के हैं। लेकिन आपका क्षत्रिय महासभा को मैं इसलिए प्रणाम निवेदित करता हूं लोक पहल के तरफ से कि कम से कम उनकी स्मृतियों को एन तेन प्रकार ने किसी प्रकार उनकी स्मृतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं महाराणा प्रताप के राष्ट्रीय अवदान के प्रति, देश की एकता और अखंडता के प्रति के लिए, उनके वीज वक्तव्य के लिए, महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए श्रीमान ठाकुर रोहतास सिंह जी चौहान। जय महाराणा प्रताप की। सबसे पहले मैं सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूं और करता हूं नमन में प्रताप को, जो वीरता का प्रतीक है। तू लोह पुरुष, तू मातृ भक्त, तू अखंड भारत का प्रतीक है। स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात 1572 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। प्रातः स्मरणीय भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष मां भारती की रक्षार्थ और देश की अखंडता के लिए न्यौछावर किए हैं। इन्होंने राजपाट का वैभव त्याग कर अरावली की पहाड़ियों को चुना और अकबर भी इनसे डरता था। अकबर भी इनसे अकबर ने भी कई बार इनके पास शांति दूत भेजकर संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। महाराणा प्रताप ने अपने शहादत से पहले 85% मेवाड़ वापस ले लिया था। भामा शाह जी ने महाराणा प्रताप को देश की रक्षार्थ के लिए 20 लाख असरफी और 25 लाख रुपए नगद अपना दान दिया था। महाराणा प्रताप के कवच और तलवार का वजन 208 किलो था। अफसोस, दुख की बात है, मुगल व वामपंथी इतिहासकारों की कालगुजारी के कारण गौरव पताका फहराने वाले, अखंड भारत का सपना देखने वाले, धर्म संस्कृति व मातृभूमि का रक्त से अभिषेक करने वाले राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास की किताबों में महान नहीं बन पाए। बड़ी दुख की बात है। महाराणा प्रताप की शहादत 29 जनवरी 1597 ईस्वी को चावड़ में हुई। अंग्रेजों की हुकूमत के बाद 1947 में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाली के लिए ज्यादातर राजपूत राजाओं ने 562 रियासतों का विलय कर महाराणा प्रताप के अखंड भारत के सपने को साकार कर एक त्याग की मिसाल कायम की। और अगर हमारे महाराणा प्रताप जैसा वीर इस धरती पर न हुआ है, न होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। महाराणा प्रताप के अवदान के विषय में, उनकी ओजस्विता के विषय में, उनके वीरता के विषय में। और मैं प्रणाम करूंगा क्षत्रिय महासभा को केवल इसलिए कि वो महानायकों को स्मृतियों को, उनकी चिर स्मृतियों को सजाए हुए है। क्योंकि इस देश को अगर महाराणा प्रताप का स्मरण नहीं होगा, अपनी चित्त और चेतना में महाराणा प्रताप का ओज यह देश नहीं रखेगा, तो आज भी अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। जो आवश्यकता विधर्मियों से कभी भी आत्मसमर्पण की स्थिति नहीं थी महाराणा प्रताप की, उस वीरता की, उस ओज की, उस राम की मर्यादा की, कृष्ण के विवेक की और शंकर के मानस की आज भी आवश्यकता है। राणा हमारे शौर्य के प्रतीक हैं, और जो देश अपना शौर्य अपने चित्त और चिंतन से विस्मृत कर देता है, वह देश अपनी एकता और अखंडता को बनाए नहीं रख सकता है। राणा इस देश के स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राणा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता के प्रतीक हैं। और जब तक यह देश राणा को स्मरण करता रहेगा, वह अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। और
मैं इस लोक पहल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जहां भी, जिस रूप में भी, जो भी व्यक्ति हो, जिस धर्म का, जिस दास का है, अगर उसमें भारतीयता का रक्त प्रवाहित हो रहा है तो वह 9 मई को अवश्यमेव राणा को अपनी विनम्रता पूर्वक अपनी उस शहादत को, उस वीरत्व को अपना प्रणाम निवेदित करेगा, 2 पुष्प अवश्य अर्पित करेगा। यह मात्र दायित्व क्षत्रिय महासभा का नहीं है, यह दायित्व मेरा सर एक निवेदन है, कम से कम महाराणा प्रताप जयंती पर 5 दिए शाम को जरूर जलाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। हाँ, झुका नहीं मैं मुगलों से, अकबर के अनुमतियों को ठुकरा डाला, अखंड भारत की भक्ति का नया कीर्तिमान बना डाला। हाँ, बहुत बहुत सुंदर। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, मैं क्षत्रिय महासभा से भी निवेदन करूंगा कि हल्दी घाटी की लाखों प्रतियां, करोड़ों प्रतियां, जिस तरह रामचरितमानस की प्रतियां घर घर पहुंचाई जाती हैं और उनकी पंक्तियां राणा के विषय में जो भी श्याम नारायण जी ने लिखा है, श्याम नारायण पांडे जी ने, वो पंक्तियां भारत के जबान पर होनी चाहिए, भारत की वाणी पर होनी चाहिए, हजारों हजारों लाखों लाखों प्रतियों का वितरण होना चाहिए। तब राणा का बोझ भारत के मानस पर छाएगा, और जब तक मानस पर नहीं छाएगा भारत अपने स्वाभिमान को जागृत नहीं करेगा। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, क्षत्रिय महासभा का हृदय से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आज के पाठे के लिए आज की मुख्य वक्ता, पाठे प्रदान करने वाली प्रोफेसर जसपाली सिंह चौहान जी को बड़ी विनम्रता के साथ इस मंच पर आमंत्रित करता हूं कि भारत को अखंड बनाने में महाराणा प्रताप का जो अविस्मरणीय योगदान है उस पर अपना पाठे प्रस्तुत करें इस पूरे लोकपहल परिवार को। और यह छोटा सा मंच होता है, यह लाइव प्रसारण होता है, यूट्यूब पर जाता है, हम लाखों लोगों के बीच जाते हैं। उस ओज की, उस कीर्ति की, वह कीर्ति पताका, वह ओजस्विता, वह तेजस्विता, वह शौर्य, वह अतुलनीय बलिदान, वह त्याग, जहां त्याग और वैराग्य एक साथ सम्मिलित हो जाता है, उसी का नाम महाराणा प्रताप है। वही महानायकत्व है। उस नायकत्व के विषय में अपने पाठे के लिए बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर जसपाली सिंह चौहान जी को। धन्यवाद सर, आज के इस भव्य मंच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थोड़ा ये मेरा स्क्रीन पे एक्सेस हो जाएगी फोटो मेरी? हाँ जी, लगा दो साइड में, चाहे अब जो कुछ लिया नहीं, चाहे पर नहीं, आ जाएगी करिए। आप करेंगे तभी आएगी ना। जो इसको वो कर रहे हैं, वो करेंगे, संचालन कर रहे हैं, वो करेंगे, एक्सेस देंगे तभी आएगी। आयुष जी, मैडम को वो अवसर दीजिए कि मैडम कुछ वो करना चाहती हैं, शेयर करना चाहती हैं चित्र। अच्छा, एक जानकारी चाहूंगी कि ये जूम मीटिंग है टोटल 45 मिनट वाली तो नहीं है? नहीं, आप पूरा जितना बोले हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो समय की सीमा नहीं। स्क्रीन को थोड़ा ब्रॉड कर दीजिए ताकि मेरी फोटो स्क्रीन पे आ जाए। आयुष जी, थैंक यू जी। फिर से एक बार दोबारा से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सर आज के इस भव्य मंच पर बोलने का मौका दिया। भारत को अखंड बनाने में महाराणा प्रताप का योगदान, इस विषय पे मैं अपने विचार आप सबके सामने रखूंगी। उससे पहले मैं आयोजक मंडल को बधाई देना चाहूंगी कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने किया है, और इस आभासी मंच में जुड़े मेरे सभी साथी, मुझसे वरिष्ठ भी हो सकते हैं, मुझसे कनिष्ठ भी होते हैं, सभी को मैं अपना प्रणाम समर्पित करती हूँ। सर, आपने भारत की अखंडता की बात की। दरअसल भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक सांस्कृतिक अवचेतना है, और ये सांस्कृतिक अवचेतना हजारों वर्ष पहले दूर दूर तक फैली हुई थी, अफगानिस्तान से श्रीलंका तक फैली हुई थी। इसी सांस्कृतिक अवचेतना का नाम भारतवर्ष था। पंडित दीनदयाल जी ने भी कहा है कि अटक से कटक तक
कच्छ से कामरूप तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भूमि का जो कण कण है उसको पवित्र मानना, उसको पूज्य मानना और उसके प्रति आत्मीयता दिखाने का जो भाव है वही अखंड भारत की संकल्पना है। और ये अखंड भारत सत्य है जो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अफगानिस्तान से श्रीलंका तक फैला हुआ था, और इसमें और मैं छोटे देशों का नाम लूं तो इसके अंतर्गत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोजिया, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, मालदीव, ईरान आदि देश इस अखंड भारत के हिस्सा थे, अखंड भारत की भूमि के अंतर्गत ही गिने जाते थे। लेकिन यह भी सच है कि जैसा कि अभी मेरे साथी ने बोला कि भारत की इस अखंडता को विदेशी आक्रांताओं ने समय समय पर खंडित करने का प्रयास किया है। समय समय पर भारत की धरती पर अरब आए, तुर्क आए, शक आए, हूण आए, कुषाण, अंग्रेज आदि विदेशी आक्रांता आते रहे, जिन्होंने शासन को अपने हिसाब से चलाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार भारत के टुकड़े कर दिए। अफगानिस्तान से शुरुआत हुई और फिर एक एक करके भारत के टुकड़े वो करते चले गए। ये अखंड भारत की संकल्पना मैंने बताई कि कैसे वो टूटी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि यदि हम भारत से फिर से भारत को अखंड बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके 4 रूप हो सकते हैं। वो 4 रूप, हमारे साथ चीन और पाकिस्तान मिल जाए तो भारत अखंड हो जाएगा, एक रूप ये हो सकता है। दूसरा रूप हो सकता है कि भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल जाए तो भी भारत अखंड बन जाएगा। तीसरा रूप और थोड़ा विस्तृत हो जाएगा कि भारत के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये भी जुड़ जाए तो भारत फिर से अखंड हो जाएगा। और सर चौथा जो अति विस्तृत रूप जो हजारों वर्ष पहले था भारत का, वो तो सचमुच में ये था कि भारत के साथ पाक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, जितने भी देशों का मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, वो वियतनाम आदि सारे आकर जुड़ जाए तो भारत फिर से अखंड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकास करना होगा हम सभी को कि हम इनको अपने साथ जोड़ सके। इनके मन में जो दुराग्रह है, जो भेदभाव है, विभाजन के जो मुद्दे हैं, उनको भुला के इनको हम अपने साथ ला सके। स्वतंत्र भारत को, अखंड भारत का सपना तो देखना ही होगा। ये काम जो मैंने अभी कहा ये तो हमें करना ही होगा। कुछ ऐसा ही विचार करके वीर सावरकर जी ने भी अपनी पुस्तक अखंड भारत क्यों, उसमें कहा है, आइए प्राप्त स्वतंत्रता को हम सुदृढ़ नींव पर खड़ा करें और अखंड भारत के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हों। क्योंकि अखंड भारत कोई राजनीतिक नारा भी नहीं है। अखंड भारत संपूर्ण भूमि की सांस्कृतिक संकल्पना है जो बहुत दूर दूर तक पहले फैली हुई थी। पंडित दीनदयाल जी अखंड भारत के बारे में कहते हैं कि अखंड भारत एक विचार न होकर विचार पूर्वक किया गया संकल्प है, अर्थात एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति की जो आधारभूत मान्यताएं हैं उन सब का समावेश अखंड भारत के अंदर हो जाता है। मैं और अधिक आसान शब्दों में यदि कहना चाहूं तो अपनी संस्कृति के आधार पर लोगों को सांस्कृतिक एकता पैदा करना ही अखंड भारत की संकल्पना है। मैंने थोड़े विस्तार से अखंड भारत की संकल्पना आपको इसलिए समझाई है कि महाराणा प्रताप जी के बारे में तो मुझसे पूर्व के मेरे 2 साथी काफी कुछ बोल चुके थे। भारत की अखंडता को फिर से संभव बनाने के लिए हमें इस्लामिक सभ्यता से पहले जो हमारी सभ्यता थी अर्थात वैदिक सभ्यता में जाना होगा और विभाजन के मुद्दों को भुलाकर फिर से एक हो जाने का प्रयास करना होगा।
महर्षि अरविंद ने कहा है कि भारत का ये जो विभाजन है ना, आज जिसको हम कह देते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है और बाकी विभाजित होकर अलग हो चुका है, ये विभाजन कृत्रिम है। आज की डेट में महर्षि अरविंद का जो बयान है वो प्रासंगिक है। और आगे उन्होंने कहा है कि एक दिन आएगा जब भारत के जो टुकड़े विभाजित हो गए हैं पुनः भारत के हिस्से बन जाएंगे। और आप सबको जानकारी होगी, आरएसएस का ये मंच है कि आरएसएस का आज की डेट में यही प्रयास है कि हमारे ये टूटे हुए विभाजित हुए टुकड़े फिर से हमारे साथ आकर मिल जाए और भारत फिर से अखंड हो जाए। और उसी तरह से ये संभव भी हो सकता है, जैसे कि एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, यूरोपियन देश सारे इकट्ठे हो गए और वो अखंड है, उसी तरह से भारत के साथ भारत के पड़ोसी देश आ जाएंगे और वो एक समूह के रूप में जब हो जाएंगे तो उसका एक लाभ ये होगा कि किसी को किसी से युद्ध का भय भी नहीं रहेगा। अभी तो हम पड़ोसी राज्य आपस में लड़ते रहते हैं ना, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, बराबर युद्ध चलता रहता है। वो युद्ध का भय किसी को किसी से नहीं रहेगा। और युद्ध यानी कि रक्षा बजट पर जो खर्च होने वाला जो बजट है, जो पैसा है अरबों रुपया, वो सभी देश के विकास में, यानी कि सब अपने देश जो है अपने अपने विकास में उसका प्रयोग करेंगे। तो ये अखंड भारत की संकल्पना बताई। भारत पहले अखंड था, रिपीट कर रही हूँ, किसी कारणवश टुकड़े टुकड़े में बट गया, लेकिन आज संघ का प्रयास फिर से ये है कि हमारा भारत फिर से अखंड हो जाए। लेकिन ये संभव कैसे होगा, ये भी मैंने बता दिया है कि 4 रूप हो सकते हैं। उन 4 रूपों में ऐसे ऐसे हम मिलान कर लें तो ये संभव हो जाएगा, और ये संभव होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आती हूँ इतिहास के कालखंड पे, जहां हम महाराणा प्रताप की बात करेंगे। भारतीय इतिहास में एक कालखंड ऐसा है जिसे हम मुगल काल कहते हैं, लेकिन बड़ी अजीब बात है सुनने में, भारत का इतिहास पढ़ते हैं और उसे हम मुगल काल कह देते हैं। लेकिन उसी काल में भारत की धरती पर महाराणा प्रताप जैसे वीर सपूतों ने जन्म लिया और भारत भूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और भारत की एकता और अखंडता के लिए अमर हो गए। दरअसल जिसे हम मुगल काल कहते हैं उसका नाम बदलकर हमें रखना चाहिए भारतीय इतिहास के संघर्ष का काल। ये मेरा अपना विचार है, मुगल काल कहना उसे हमें छोड़ देना चाहिए। राणा सिसोदिया वंश के राजा थे और कहाँ जन्म हुआ ये तो साथी बता चुके हैं। उनका नाम इतिहास में उनकी वीरता, उनके शौर्य, उनके त्याग, उनके पराक्रम और उनके दृढ़ प्रण के लिए अमर है, इसीलिए वो जाने जाते हैं। वो अकबर के समकालीन रहे। भारत की अखंडता के लिए अकबर से उन्होंने अनेक युद्ध किए, पर कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। साथी ने बताया कि अकबर ने उनको संधि पत्र भेजा, केवल संधि पत्र ही नहीं, अकबर ने उनको बहुत सारे प्रलोभन भी भेजे। अकबर ने उनको यह भी प्रलोभन भेजा, जैसे बाकी नरेशों जागीरदार बन गए हैं, आप भी सबसे बड़ी जागीर ले सकते हो और उस जागीरदार बन सकते हो, लेकिन बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा ने इस बात को मंजूर नहीं किया, इस प्रलोभन को ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी। वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे, जबकि अकबर साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध कर रहे थे। देखिए दोनों में कितना बड़ा अंतर था। लेकिन राणा एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी एवं कुशल योद्धा थे। अकबर उनके युद्ध कौशल से डरते थे। सही कहा साथी ने, अकबर उनके युद्ध कौशल से डरते थे और इतना डरते थे कि सपने में भी वो अकबर अगर उनको राणा उनको दिख जाए तो वो चौंक जाते थे। उनकी मृत्यु पर, यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर स्वयं अकबर को दुख हुआ था। वो दुख इसलिए हुआ था कि उनको भारत की धरती पर महाराणा प्रताप जैसा कोई अन्य योद्धा वीर नजर नहीं आया था, क्योंकि अधिकतर नरेशों ने तो अपने सर झुका दिए थे। महाराणा की मृत्यु पर अकबर के ही एक दरबारी कवि थे दुरसा। दरबारी कवि ने भी क्या कहा देखिए, हे गहलोत राणा, गहलोत उनका सरनेम था, प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई है और आंसू टपकाए हैं, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़े पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को
किसी के आगे झुकाया नहीं। तू अपना राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही कभी तू बादशाही डेरों में गया, और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह अकबर हार गया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, सभी ने नाम सुना होगा, गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा लिखते हैं कि जब तक संसार में वीरों की पूजा होती रहेगी, तब तक महाराणा प्रताप का उज्जवल और अमर नाम लोगों को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता रहेगा, क्योंकि उनके जैसा स्वाभिमानी और स्वतंत्रता सेनानी उस दौर में भारत में कोई दूसरा नजर नहीं आया। जिस समय राणा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। अकबर की क्रूरता के आगे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लगभग सभी राजपूत नरेशों ने अपने सर मैडम, हम लोगों के बीच इस समय वो ऑनलाइन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक आधुनिक इतिहास विभाग से मध्यकालीन आधुनिक इतिहास विभाग के हमारे एक वरिष्ठ आचार्य हमारे हैं डॉक्टर भावेश जी, मैं निवेदन करूंगा कि जब तक मैम नहीं आ रही हैं, राणा के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते रहें। डॉक्टर भावेश जी। भावेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर। हाँ, अब आई, बोलिए। जी सर। सर, भारत के इतिहास में जो एक समय था, जैसे कि अभी मैडम बोल रही थी कि भारतीय संस्कृति का वो संघर्ष का समय है, तो भारत के इतिहास में सर वो जो संघर्ष है वो तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। आप कह सकते हैं कि जब महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी का जब हमला हुआ, तभी से वो संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन सर, जब हम इस पूरे के पूरे संघर्ष काल को देखते हैं, तो राय पिथौरा महाराज पृथ्वीराज चौहान के बाद जिसका नाम हम सर्वाधिक गर्व के साथ लेते हैं और जिसका नाम लेने पर हमारे आंखों में चमक भी आती है, और आप ये कह सकते हैं कि फक्र के साथ हमारा सीना भी चौड़ा होता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का नाम है। जैसे ही महाराणा का नाम लिया जाता है, तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक गर्व महसूस होता है, और वो गर्व इसलिए महसूस होता है कि वो सत्ता जो उस वक्त आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे भारत और आज के जो भारत के पड़ोसी क्षेत्र हैं, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करने वाली जो सत्ता थी वो थी मुगल सत्ता। और मुगल सत्ता के सामने अगर सीना तान कर उस पूरे कालखंड में कोई खड़ा हुआ, तो वो कोई और नहीं बल्कि हल्दी घाटी का वही वीर था जिसे आज हम पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ कहते हैं महाराणा प्रताप। वो अकेला व्यक्ति जिसने मुगल साम्राज्य को पूरी मजबूती देने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने, जो कि
बड़े बड़े राजा महाराजा नाम सुनकर केवल सिर झुका देते थे, नाम सुनकर हथियार डाल देते थे। अकबर की तोपों की गरज के सामने जहां सेनाएं भाग खड़ी होती थी, वहां पर अपने कुछ हजार सिपाहियों के साथ, स्वाभिमान के साथ, मजबूती के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा था तो वो कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप थे। और ऐसा नहीं कि महाराणा को लालच नहीं दिया गया या महाराणा को अकबर की तरफ से प्रस्ताव नहीं दिए गए। प्रस्ताव भी दिए गए, लालच भी दिए गए। कई बार ऐसा हुआ कि संदेशे भी भिजवाए गए। ये महाराणा का स्वाभिमान था, या आप कह सकते हैं कि राजपूती खून की गर्मी थी कि महाराणा ने उनके किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी उपहार को, किसी भी पुरस्कार को मानने से मना कर दिया, उसे एक्सेप्ट करने से सीधे इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके किसी भी प्रस्ताव को मान कि फिर महाराणा के महल पर भी मुगल ध्वज को फहराना। मुगलों की अधीनता न स्वीकार करनी पड़े, इसके लिए महाराणा का यह प्रण था कि चाहे रक्त के अंतिम बूंद तक बह जाए, चाहे महाराणा पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन अंतिम सांस तक, अंतिम समय तक जी भाई साहब, संघर्ष का ही। दीदी जी दीदी आ चुकी हैं, उनको जोड़, उनको पैनल अच्छा, में। ठीक ठीक जी जी ठीक ठीक। जी सर। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। अरे आपने बताया नहीं भाई साहब, ये तो एकदम से चला गया कि आपने बताया नहीं नहीं कि 45 मिनट के बाद कट जाएगी। मैंने हालांकि पूछा भी था आपसे। नहीं नहीं नहीं, हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। ये 45 मिनट नहीं, आप 1.5 घंटे बोलेंगी, नहीं कटेगा। आपकी कनेक्टिविटी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, 45 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो गया ना ये मीटिंग, दोबारा से रिज्वाइन हुई है। नहीं नहीं, हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा एक सेकंड में मैं अभी करती हूँ। अपने आप ही हो गए ये कर दो। वो कहाँ है माउस? लाइट गई थी क्या? पता नहीं, यही एकदम चला गया। मैडम बोलिए, वो केवल और केवल वो कनेक्टिविटी की समस्या थी। तो 2 घंटे फिर चल रहा था क्या? फिर अभी चल रहा था क्या? बीच में रह गया आवाज। कौन सा कर लिया? क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। इसी में कर दो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है, चलिए मैं इसी पे बोलती हूँ। जी फोटो मेरी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है, मैं बोलती हूँ। थैंक यू। जी जी।
चल तू करो, मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मुश्किल हो गया, गड़बड़ हो गया, कैसे हुआ ये? जी हाँ जी बोले। तो मैं कह रही थी कि जिस समय राणा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। अकबर की क्रूरता के आगे नरेशों ने अपने सर झुका दिए थे। अकबर सभी राजाओं को अपने अधीन बनाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। राणा भारत भूमि की रक्षा के लिए अटल थे, इसलिए वो अकबर के सामने नहीं झुके। एक और बात थी, राणा मात्र मेवाड़ तक ही सीमित नहीं थे, क्योंकि वो तो अखंड भारत की संकल्पना लेकर चल रहे थे। मिर्जा हाकिम ने जब पंजाब में घुसपैठ की, बिहार और बंगाल में जब विद्रोह हो उठा, तो उन्होंने उधर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने देवरिया में एक मुगल पोस्ट पर हमला भी किया और अपना कब्जा कर लिया। हल्दी घाटी के युद्ध की मैं बात करूं तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक युद्ध रहा। भारतीय इतिहास का भी सबसे चर्चित युद्ध यही रहा, जो अकबर और राणा के बीच हुआ था। अकबर चाहता था कि सभी राजपूत मुगल साम्राज्य में मिल जाएं और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। उन्होंने अपनी मातृभूमि को न तो परतंत्र किया राणा जी ने, और ना ही उस पर किसी तरह का कलंक लगने दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय यद्यपि उनका पहाड़ों में बीता, जंगलों में बीता, वहां उनको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वहां भी उन्होंने उस समय का बहुत अच्छा सदुपयोग किया। पर्वतीय युद्ध नीति उन्होंने वहां इजाद की, और उस पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने कई बार जंगलों में अनेक प्रकार के कष्टों के बावजूद भी महाराणा को हराया। किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। मजबूत इरादों ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम कर दिया। अकबर उन्हें कभी बंदी नहीं बना पाए। जब महाराणा प्रताप ने महलों का त्याग किया, तो एक जो हिस्ट्री बताती है कि उनके साथ में 2 बार उन्होंने महलों का त्याग किया। एक बार तो उन्होंने प्रारंभ में त्याग किया, तब इसलिए त्याग किया था, कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, इसलिए त्याग किया था कि उदयपुर पर तुर्कों के द्वारा हमला किया जाना बहुत आसान था। लेकिन जो अरावली की पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों में अकबर को जाना बहुत कठिन था, तो इसलिए उन्होंने वहां पर अपनी राजधानी बनाई। दूसरी बार पहाड़ों में उन्हें तब जाना पड़ा जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी के युद्ध में इतिहास कुछ भी कहता रहे, वो हारे नहीं थे, और वो मैक्सिमम हिस्सा, अब अधिकतम किलों को जीत चुके थे। चित्तौड़गढ़ वो नहीं जीत पाए थे, और उनको लग रहा था कि कहीं अब अकबर उन्हें बंदी ना बना ले, तो वो अचानक युद्ध से गायब होकर चले गए थे जंगलों में। और उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं चित्तौड़गढ़ को वापिस नहीं ले लूंगा, तब तक मैं राजमहलों में नहीं जाऊंगा, और मैं 56 भोग पकवान भी नहीं ग्रहण करूंगा, मैं जंगल के कंदमूल ही खाऊंगा। तो दूसरी बार जंगल में उनको तब जाना पड़ा, और उन्होंने वहां पर रहकर सारी जंगली जातियों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, आदिवासियों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, उनको युद्ध कला की शिक्षा दी। और जो लाहौर उनके साथ चले गए थे छोड़कर, जो है मेवाड़ को, उन लाहौर ने दिन रात उनकी सेना के लिए तलवारें बनाई। लाहौर जाति वही जाति है जिनको आज हम गाड़िए लुहार कह देते हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया, और आदिवासी जातियों ने भी खूब साथ दिया, तलवारें बनाई, और उन्होंने फिर राजपूत राजाओं को संदेशा भेजा कि मेवाड़ को वापस लेने के लिए सब एकजुट हो जाएं, मेरा साथ दें। उनकी अपील को इस बार राजपूत राजाओं ने स्वीकार किया, और दोबारा से युद्ध हुआ, और मेवाड़ को वापस लेने में राणा कामयाब हुए। तो इस तरह से राणा ने अकबर के उन सपनों को चकनाचूर कर दिया था
जिसमें वो मेवाड़ को लेने के लिए इसीलिए वो आमदा थे कि मेवाड़ के रास्ते से अकबर गुजरात जाना चाहते थे, गुजरात के लिए स्थिर मार्ग बनाना चाहते थे, और राणा उनको ये स्थिर मार्ग बनाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इस तरह से वो एक एक करके सभी राज्यों में अपना परचम लहराना चाहते थे। अपनी मृत्यु से पहले स्वयं अकबर ने राणा के लिए कहा था, आवाज पहुंच रही है भाई साहब? जी जी, आपकी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ, अपनी मृत्यु से पहले स्वयं अकबर ने राणा के लिए कहा था कि इस संसार में सब कुछ नाशवान है, राज्य भी नाशवान है, धन भी नाशवान है, कभी भी नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। राणा ने कभी अपना सर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। ये शब्द अकबर के थे महाराणा प्रताप के लिए। राणा के संबंध में कुछ तथ्य उजागर हुए हैं। उन्होंने, ये एक इतिहासकार है विजय नाहर की पुस्तक है हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप। उस पुस्तक के आधार पर थोड़ी सी मैंने पढ़ी, कुछ तथ्य सामने आए कि उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया, का सफल प्रयोग किया और उसके माध्यम से मुगलों को बार बार हराया। वे अकबर से कभी नहीं हारे। हल्दी घाटी के युद्ध उन्होंने जीता या हारा, क्योंकि इतिहास हमारा वामपंथियों ने लिखा है, मुगलों ने लिखा है, हम तो यही कहेंगे कि उन्होंने जीता। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने 3 बार विशाल सेना के साथ राणा पर आक्रमण किया। ये विजय नाहर की पुस्तक कहती है कि उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध जीता, तभी तो अकबर ने 3 बार विशाल सेना बाद में राणा पर आक्रमण करने के लिए भेजी, परंतु राणा को हरा नहीं पाए, बल्कि राणा के जाल में फंसकर पानी और भोजन के अभाव में अपनी सेना का विनाश ही अकबर करवा बैठे। फिर अकबर थक हार कर अरब की तरफ चले गए। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध अकबर ने सेना भेजी, लेकिन वो सेना भी राणा की सेना से पिटकर लुटकर वापस चली गई। तीसरा तथ्य जो इस पुस्तक में मिलता है वही मिलता है जो हमें पढ़ाया गया कि उनको घास की रोटियां खानी पड़ी और उनको मजबूर होकर संधि करनी पड़ी। इस तथ्य को भी ये इतिहासकार गलत सिद्ध कर रहे हैं अपनी पुस्तक में। वो कह रहे हैं कि ऐसा अवसर, बुरा अवसर राणा के जीवन में कभी नहीं आया कि उनको घास की रोटियां खानी पड़ी हो या संधि करनी पड़ी हो, बल्कि वो तो जंगल में गए थे। मैंने अभी बताया, पहली बार उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से गए थे कि अकबर अरावली की पहाड़ियों पे आसानी से नहीं आक्रमण कर पाएगा, और दूसरी बार वो प्रतिज्ञा करके गए थे कि मैं चित्तौड़ को जीत लूंगा तभी वापस आऊंगा। ये तो, और वहां वो कंद मूल फल खाते थे, ऐसी नौबत नहीं थी कि घास की रोटियां खानी पड़ी। एक तथ्य उन्होंने दिया है कि वो युद्ध में नहीं मारे गए, उनको तो शिकार के समय धनुष की डोर से जो चोटें लगी थी उससे उनकी मृत्यु हुई थी। आगे इन्हीं इतिहासकार ने आगे कहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में मुट्ठी भर सेना के साथ राणा ने बड़ी सेना वाले अकबर को टक्कर दी थी। अधिकतर किले तो अकबर से मुक्त करा लिए थे, परंतु चित्तौड़गढ़ नहीं करा पाए थे, तभी उन्होंने कसम खाई थी। ये इतिहासकार भी कह रहे हैं और मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। परंतु देखिए, दुर्भाग्य की बात है, भारतीय इतिहास की पुस्तकों में वर्षों से अकबर को महान बताया जा रहा है। दरअसल हमारे देश का इतिहास मुगलों ने लिखा है, वामपंथियों ने लिखा है। उन्होंने उन्हीं लोगों को महान बताया है जिन्होंने भारत पर अत्याचार किए, जिन्होंने भारत को लूटा, जिन्होंने भारत की जनता का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया और जिन्होंने भारत की जनता का मान मर्दन करके भारतीय गौरव को नष्ट किया। उन्होंने उनको महान बताया। जबकि पिछले साल महाराणा प्रताप की आशुतोष सिंह एक है, आशु जी, उनको पैनल में ले लीजिए। हेलो, हाँ आप बोलिए आप बोलिए। जबकि पिछले वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती पर योगी आदित्यनाथ ने अकबर को नहीं, महाराणा प्रताप को महान बताया। मुख्यमंत्री का मानना है कि मुगल सेना की ताकत के सामने अनुकरणीय साहस प्रदर्शित करने के लिए राजपूत राणा
राजा महाराणा इस शीर्षक यानी कि महानता का जो शीर्षक है, इस शीर्षक के अधिक उपयुक्त है। जो डीएनए जो एक प्रोग्राम चलते हैं, हमारे प्रोग्राम हमारे साहित्यकार जो चलाते हैं टीवी पर, सभी जी उससे वाकिफ हैं। डीएनए की एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा नेता आदित्य योगी जी ने अकबर को एक महान सम्राट के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि राणा ने अनुकरणीय साहस प्रदर्शित किया है, इसलिए महान उपाधि जो है वो महानता की उपाधि केवल महाराणा प्रताप को ही मिलनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, तब उन्होंने यहां तक कह डाला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता या कौन हारा, लेकिन फर्क इस बात का है कि उस समय सबसे शक्तिशाली सेना के सामने कौन खड़ा हुआ था। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, केवल महाराणा सांगा खड़े हुए थे। राजपूत राजा ने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया जो इतिहास में दुर्लभ है। उस समय ये भी योगी जी का ही मतलब शब्द है जो मैं कहने जा रही हूं। उन्होंने कहा, अरावली की पहाड़ियों में उस समय वर्षों तक लड़ाई जारी रही, आखिरकार अपने सभी किलों को वापस लेने के बाद यह साबित हो गया कि यह अकबर ही था नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप था जो महान था। डीएनए का कहना है कि विकृत इतिहास से भटका हुआ समाज कभी भी भविष्य की नींव मजबूत नहीं रख सकता। तो इसीलिए आप सबकी जानकारी में होगा कि राजस्थान में तो पिछले साल से ये पढ़ाया भी जाने लगा है किताबों में कि जो है राणा महान थे और राणा ही हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे, क्योंकि वहां के शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमारा इतिहास विकृत है और हमारे जो बच्चे हैं वो विकृत इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने संशोधन कराया इतिहास में और फिर इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी ने मातृभूमि प्रेम, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रताप ने अपने अप्रतिम साहस, धैर्य और युद्ध कौशल से मां भारती को गौरवान्वित किया है। मातृभूमि के लिए उनका त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। ये शब्द देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महाराणा प्रताप जी के लिए कहे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने पत्र, प्रताप उनका एक पत्र है, उसके संपादकीय में उन्होंने लिखा है, जब तक यह देश है और जब तक संसार में दृढ़ता, उदारता, स्वतंत्रता और तपस्या का आदर है, तब तक हम शूद्र प्राणी तो क्या सारा संसार हे राणा तुझे आदर की दृष्टि से देखेगा। आजादी का संघर्ष हम सबको याद है इतिहास के माध्यम से। उस संघर्ष के दिनों में भी लाला लाजपत राय ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए युवाओं को तैयार करना है तो उन्हें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे इतिहास निर्माता से प्रेरणा लेनी होगी। कहते हैं कि एक बार अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन भारत आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया कि मैं आपके लिए भारत से क्या लेकर आऊं। तो उनकी माँ ने, जानते हैं क्या कहा? उनकी माँ ने कहा, तुम भारत से मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, जिसे हजारों राजपूत वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। विदेशों में भी ऐसे भाव महाराणा प्रताप और राजपूत नरेशों के लिए रहे, लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि इतने के बावजूद भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में राणा की वीरता के अध्याय को नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बदले में अकबर की महानता के किस्से पढ़ाए जाते हैं, और ऐसा करना एक सच्चे राष्ट्र नायक के बलिदान के साथ नाइंसाफी है जो भारतवर्ष में अब तक होती रही है। धरती के इस वीर पुत्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी महानता के किस्से जन जन तक पहुंचाए जाएंगे, और वो किस्से हम जन जन तक तभी पहुंचा सकते हैं जब हम उनको पाठ्य पुस्तकों में लिखवाएंगे, अपने इतिहास में संशोधन करेंगे। व्याख्यान का समापन मैं एक कविता मेरे पास है, उसको पढ़कर ही करूंगी। बहुत कुछ वो कविता हम लोगों को प्रेरणा देगी महाराणा प्रताप के बारे में। राणा तेरा नाम अमर है, गाथा फैली घर घर है, आजादी की राह चले तुम,
सुख से मुख को मोड़ चले तुम, नहीं रहा परतंत्र किसी के, तेरा घोष अति प्रखर है, राणा तेरा नाम अमर है। भूखा प्यासा वन वन भटका, खूब सहा विपदा का झटका, नहीं कहीं फिर भी जो अटका, एक लिंग का भक्त प्रखर है। भारत राजा शासक सेवक, अकबर ने छीना सबका हक, रही कलेजे सबके धक धक, पर तू सच्चा शेर निडर है, राणा तेरा नाम अमर है। और अंत में अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु अपना जीवन बलिदान कर देने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ ही उनके स्वामी भक्त अश्व चेतक को भी मैं शत शत नमन करती हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने व्याख्यान का समापन भी करती हूँ। और क्षमा प्रार्थी हूँ कि किस तरह से कनेक्शन कटा और वो फ्लो जो था बोलने का वो थोड़ा बीच में टूटा, लेकिन जितना मैं अपनी तरफ से कम समय में कह पाई मैंने अपने विचार रखे। और एक बार फिर से मैं आयोजकों का आभार प्रकट करती हूँ कि इस भव्य मंच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जसपाली सिंह जी। आपने वो, मैं तो चाहता था कि अभी आप बोलें, क्योंकि आपके लिए हमने समय सीमा का कोई बंधन, कोई परिधि निर्धारित नहीं की थी, लेकिन आपका वक्तव्य अपने आकार और स्वरूप को ग्रहण करता है। भाई साहब मैंने छोटा कर दिया, उसको बीच में से कट वो छोड़ दिया क्योंकि ये था कि जो कविताएं बीच बीच में बोलनी थी वो कोई नहीं पढ़ी मैंने। हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया। आपने उस चित्त और चिंतन की अभिव्यक्ति की है, आपने उस शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति की थी जो राणा इतिहास के पृष्ठों से निकल के आते हैं, जिसके लिए राणा इतिहास में जिसकी शाश्वत मीमांसा होनी चाहिए। राणा इतिहास की गवेषणा का विषय अब भी है, क्योंकि राणा की महानता को अभी इस देश ने न तो पहचाना है और न तो इतिहास के पृष्ठों पर उसे अंकित किया गया है। हमारे डॉक्टर भावेश जी हम लोगों के बीच हैं और राणा पर के प्रति बड़ा अतीव लगाव रखते हैं। मेरे जीवन में भी अगर कोई आदर्श है, अनुकरणीय व्यक्तित्व और कृतित्व है, तो मैं राणा को ही मानता हूँ, राघव को मानता हूँ, राणा को मानता हूँ। राणा इस देश के स्वाभिमान है और मैं बहुत सौभाग्य हम सबका। आपका बहुत हृदय से आभार। और डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी अब आप तैयार हो जाइए। मैं आज इस सारा जो प्लेटफॉर्म सजा है उसके लिए मैं दिल्ली से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ उत्तरदायित्व धारी कार्यकर्ता भी हैं, प्रचारक भी हैं और बहुत तेजस्वी हैं, दिल्ली में लोक पहल के हमारे संयोजक के रूप में कार्य देखते हैं। साथ ही दिल्ली में ऋषिकेश सिंह जी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी के सह संयोजक के रूप में कार्य देखते हैं। इन दोनों का बहुत अतुलनीय योगदान है कि हम लोग आज इस आभासी मंच पर राष्ट्र नायक राणा प्रताप का पर हम लोगों ने एक विमर्श का आयोजन किया है और यह विमर्श लगातार निरंतरता में बना रहे। राष्ट्र इस पर राष्ट्र का चिंतन, हम तो उत्तर प्रदेश और प्रयाग से हैं और जब जब उत्तर प्रदेश सोचता है तब तब जमाना करवट लेता है। राणा पर निश्चित रूप से एक यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत के राजनीति के आदित्य योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों के बीच प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राणा जैसे व्यक्तित्व के साथ इतिहास में और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन में न्याय होगा और न्याय तब होगा जब पूरा देश राणा के प्रति कृतज्ञ भाव से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आत्मा से उन्हें स्पर्श करेगा। और एक बात मैं कहता हूं और मैं क्षत्रिय महासभा के ठाकुर रोहतास सिंह जी हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि राम जैसा नायक तभी प्रतिष्ठापित हुआ जब तुलसी जैसा गायक था, सूर जैसा जब गायक था तो कृष्ण जैसे नायक का नायकत्व स्थापित हुआ। और राणा का एक ही अमर गायक है जिसका नाम है महाकवि श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी रचना करके एक युग में 1940 और 50 के दशक में राणा की कविताएं गांव-गांव की, कच्छ से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक और
कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो कविताएं, राणा के ओज की कविताएं, राणा की वीरता की कविताएं, राणा की त्याग की कविताएं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वो पंक्तियां आज भी उछाल मारती हैं और फिजाओं में गूंजती रहती हैं। मैं छत्री महासभा से भी निवेदन करूंगा और हम लोकपहल का भी प्रयास करेंगे कि वह हल्दी घाटी की रचना घर घर, कम से कम छत्री राष्ट्र का धर्म है, छत्री नहीं तो राष्ट्र का प्राण नहीं रहेगा। ये वर्ण है, ये योग्यता है, यह जाति नहीं है। और छात्रित्व का धर्म है कि राणा के ओज को, इस गायन को जन जन तक हम लेके जाएं। इसलिए लोकपहल भी उसमें प्रयास करेगा और हल्दी घाटी की पंक्तियां हर व्यक्ति तक जाएं, ताकि राणा कविता गेय होती है, छंदों में होती है, जहां गेयता होती है उसमें स्मरणीयता होती है और स्मरण की भी आवश्यकता है। या देवी सर्वभूतेषु चेतना भी धीयते, हम लोगों की चेतना बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, तो उस चेतना को हम विलुप्त न होने दें। राणा को रग रग में हम धारण करें, राणा का वंदन करें। राणा की अगर हम आराधना पूजा नहीं करेंगे तो ये राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए मैं भाई इस बीज वक्तव्य के लिए और आज के पाठ्य के लिए प्रोफेसर श्रीपाली सिंह के लिए, ठाकुर रोहतास सिंह जी के लिए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन की एक परंपरा है लोकपहल की, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को। डॉक्टर हर्ष। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज इस लोक पहल के इस आवासीय मंच पर भारत के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग विषय के विशेषज्ञ और खासतौर से जो विषय था आज, जिस विषय पर हम लोगों ने अपनी परिचर्चा रखी, दरअसल में लोक पहल काफी समय से इस बात के लिए प्रयासरत था कि जो हमारे प्रमुख अधिष्ठान हैं, उन एक अधिष्ठान में महाराणा प्रताप का नाम अक्सर छूट जा रहा था, कि हम लोग चाहते थे कि महाराणा प्रताप पर और उनके योगदान पर एक चर्चा प्रारंभ की जाए। तो आज की ये जो चर्चा है वो दरअसल में एक लोक पहल की जो एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें महाराणा प्रताप के योगदान और उनके अवदान पर हम और आगे भी इस परिचर्चा को यहाँ से बढ़ाएंगे। तो उस कड़ी में ये एक बीज वक्तव्य का काम करेगा। आज जो विभिन्न उद्बोधनकर्ताओं में, जैसे कि चित्तौड़ की मिट्टी से ही बिल्कुल हमको याद दिलाया, श्री रोहतास सिंह चौहान जी ने भी अपनी बातों से हम सबको साझा किया, और किस तरीके से कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जीवन के 30 वर्ष उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में गुजारा। राज सिंहासन और विलासिता की छाया को छोड़कर किस तरीके से 30 वर्षों तक उन्होंने अपने जीवन यापन को किया। और उसी अनुक्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास विभाग के हमारे सहायक आचार्य डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी ने भी महाराणा प्रताप और उनकी वीरता के किस्से और जो इतिहास का जो कालखंड है जिसको संधिकाल कहा, उसी क्रम में जो आज का जो 20 वक्तव्य था, जो डॉक्टर जसपाली चौहान जी प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय ने जहाँ से अपनी बात प्रारंभ की कि दरअसल में जो ये भारत में जो मुगल काल है, इसे वास्तव में भारतीय इतिहास में इसे संघर्ष काल का नाम दिया जाए। तो वो संघर्ष काल क्यों नाम दिया जाए, वो इस आज के उद्बोधन का जो विषय था कि अखंड भारत। तो अखंड भारत है क्या? अखंड भारत दरअसल में एक भौगोलिक खंड का नाम नहीं है। भारत एक भौगोलिक खंड नहीं है, भारत एक विचारधारा है, एक सांस्कृतिक अवचेतना है, जिसका विस्तार हम अफगानिस्तान में भी पाते हैं, जिसका विस्तार हम श्रीलंका में भी पाते हैं, और जिसका विस्तार जो है वो ईरान और आवेस्ता तक जाता है। तो वो जो सांस्कृतिक अवचेतना है, तो वो एक बात याद आती है
कि यूनान, रोमा, मिस्र सब मिट गए, जहां से बाकी मगर है अब तक नाम निशान हमारा। तो वो जो नाम निशान हमारा बाकी रह गया, वो शायद महाराणा प्रताप के जैसे जो सूरवीर, जो महानायक थे, जिन्होंने जो भारत की, अखंड भारत की अवधारणा थी, उसमें ऐसे कई हिस्से जो रह गए, जो विदेशी आक्रांताओं के पैरों तले नहीं कुचले गए। और शायद वो कहते हैं कि जब आप पूरी तरीके से, तो आपके अंदर फिर से खड़े होने की एक क्षमता रहती है। तो मुझे लगता है कि उनके योगदान को इस नजरिए से हमको समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो एक हिस्सा, जो एक पुनर्जीवन के लिए, जो भारतीयों को एक चेतना, एक संदेश जो उन्होंने दिया, अलग अलग कालखंड में और भी महानायक हुए, जिन्होंने, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो शिवाजी ने भी ये काम किया, और भी दक्षिण भारत में भी चले जाएं, वहां भी अलग अलग नायकों ने इस तरीके से काम किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हमारा नाम निशान अभी भी बाकी रह गया। और जो आक्रांताएं थे, जो वो सभ्यताएं थी, वो सभ्यताएं या तो खानाबदोश का जीवन आज भी व्यतीत कर रही हैं, या उनमें से बहुत सारी सभ्यताओं का नाम निशान मिट चुका है। मैं फिर आता हूं कि इतिहास जो पुनर्लेखन की बात बार बार आती है, हम महाराणा प्रताप का गुणगान करते हैं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम ये हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है। हम सभी ने अपने बाल्यकाल में, अपनी शिक्षा के दौरान हमेशा महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानियां और अकबर के सामने उनके सर न झुकाने की गाथा को वीरता के साथ पढ़ा है और गढ़ा है। हम इस बात को आगे भी ले जाएंगे, लेकिन जहां तक इतिहास पुनर्लेखन की बात है, जिसको हमें अपनी पीढ़ी को समझाने की जरूरत है कि जो भारत में 16वीं शताब्दी से जो कालखंड शुरू हुआ, जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलिया इतिहासकार के नाम से दिया गया, और वहां से उस इतिहासकारों में भी, अगर आप मुगल काल में ही देखेंगे तो ऐसे बहुत से नाम थे जिनका भारतीय अखंड चेतना में योगदान रहा, उनके भी नाम जो है आज इतिहास लेखन से महरूम है। तो हमें न केवल एक स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता है, हमें न केवल महाराणा प्रताप के ही नाम को फिर से दोहराने की और दुरुस्त तरीके से अपनी बात को रखने की आवश्यकता है, बल्कि हमें इतिहास के पुनर्लेखन में उन नामों को भी उजागर करने की आवश्यकता है जिनके विचार भारतीय अखंडता से मेल खाते थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई। आज इस मंच पर विभिन्न बीज वक्तव्यों से इस परिचर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे, और मैं दिल्ली से लोक पहल के कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता के रूप में जुड़े आशुतोष कुमार सिंह का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस आभासी मंच के संयोजन के लिए मेरठ से आयुष त्यागी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने और इसे प्रति रविवार भली भांति संचालित करने के लिए केंद्र के रूप में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का भी मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, जो मेरे अनन्य मित्र हैं, छोटे भाई हैं, युवा अर्थशास्त्री हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं ठाकुर रोहतास सिंह जी से जोड़ने के लिए, इस मंच पर लाने के लिए श्रीमान आशुतोष सिंह तोमर जी को, जिनका निरंतर प्रयास रहता है कि राष्ट्र के लिए वह अपनी आहुति देते रहते हैं। दिल्ली से लोक पहल के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संयोजक हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर ऋषिकेश सिंह का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो ये आभासी मंच सजता है, और राणा की यह विमर्श नहीं है, राणा की आराधना है। और जब तक राष्ट्र राणा की आराधना नहीं करेगा, राष्ट्र में स्वाभिमान का जागरण नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण के, राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें राणा को सुनना ही पड़ेगा, राणा को जानना ही पड़ेगा, राणा की आराधना, पूजा, वंदन करना ही पड़ेगा। वह लिखता था चट्टानों पर राणा के गुण अभिमान सजल, वह सुना रहा था मृदु स्वर से सैनिक को रण के गान सजल।
वह चला चपल निर्झर झरझर, वसुधा उर्ज्वाला खोने को, था थके महाराणा के पद को, पर्वत से उतार को धोने को। ऐसे राणा के प्रति, ऐसे ओजस्विता के प्रति हम बार बार पूरे लोकपहल परिवार के तरफ से, लाखों श्रोताओं के तरफ से अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। क्षत्रिय महासभा के क्षत्रिय जाति नहीं है, धर्म है, और इस देश में धर्म का विशिष्ट स्थान है। ब्राह्मण जाति नहीं, धर्म है। शूद्र जाति नहीं, धर्म है। और शूद्र का अर्थ केवल इस शरीर के 4 अंगों से है, वो योग्यता है। ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन क्षत्रिय ओज का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, धर्म की रक्षा का प्रतीक है। और मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप में लेता हूं, और मैं इसीलिए क्षत्रिय महासभा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमेशा इसलिए करता हूं कि इस राष्ट्र नायक के प्रति पूरा देश जब मौन रहता है तो उसकी पूजा करता है, दीप प्रज्वलित करता है। हम शहीदों के, हम अपने अमर नायकों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज भी हमें क्षमा नहीं करेंगे। हम राम के हैं, हम राम के वंशज हैं, यह देश राम का है। राम की मर्यादा की रक्षा तभी होगी जब राणा के नायकत्व की चर्चा हम करेंगे, हृदय में सजोएंगे। ऐसे राणा के प्रति पूरा लोक पहल परिवार अपनी हार्दिक कृतज्ञता, देश कृतज्ञ है उस स्वाभिमान के प्रति। और जैसे ही राणा का नाम मन में आता है, एक मन में ओज होता है, नसें फड़कने लगती हैं, रक्त में उबाल होता है। और जिस देश के रक्त में उबाल नहीं होगा उसमें ओजस्विता नहीं आएगी, और जिस देश में ओजस्विता नहीं आएगी उस राष्ट्र की सुरक्षा नहीं होगी। क्षत्रिय उसी का प्रतीक है, राणा उसी के प्रतीक हैं। हम राणा के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, और इस राणा के नायकत्व को, वीरत्व को, ओजत्व को, मर्यादा को जब तक हम जन जन तक प्रसारित नहीं करेंगे तब तक यह देश जागेगा नहीं। इस देश की स्मृतियां बहुत जल्दी भ्रंश हो जाती हैं। तभी दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु चेतना भी धीयते, उस चैतन्य को जागृत करना है। राणा चैतन्य है, राणा जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, और उसे हम जितना स्मरण करेंगे, जितना गाएंगे, जैसे राम का गायन करते हैं होठों से नहीं हृदय से, उसी तरह राणा का गायन करेंगे अपने हृदय से, तब इस देश का स्वाभिमान जागृत होगा, देश की रक्षा होगी। आज के बीज वक्तव्य के लिए मैं श्रीमान रोहितास सिंह जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं। वह पगड़ी और वह लाल टीका, केसरिया टीका जब लगता है तब इस देश का क्षत्रिय जगता है। क्षत्रिय माने देश का स्वाभिमान जगता है। और इस आज के पाठ्य के लिए प्रोफेसर जसपाली सिंह जी का हृदय से अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। इस आभासी मंच को सजाने के लिए आयुष सिंघल जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। और बार बार मैं चाहूंगा कि एक स्वतंत्र वक्तव्य हम राणा पर आयोजित करें, और उसमें श्री रोहितास सिंह जी को हम लोग, चौहान साहब को आमंत्रित करें कि राणा विमर्श का विषय नहीं है, राणा गायन का विषय है, आराधना का विषय है, पूजा का विषय है। और उसे जितना हम प्रसारित करेंगे, जितना गाएंगे, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना यह देश सोने से, निद्रा से जगेगा। अब भी हम बहुत सोए हुए हैं। उन आतताई शक्तियों के विषय में हम, यह देश दुर्गा की आराधना करता है, तो राणा की भी आराधना देश करेगा, तो विधर्मियों के विरुद्ध देश का जागरण होगा। उस जागरण के लिए और इस ठाकुर रोहतास सिंह जैसे लोगों से जोड़ने के लिए मैं भाई आशुतोष सिंह तोमर जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर ऋषिकेश सिंह का स्वागत अभिनंदन करता हूं, और लोक पहल के अपने श्रद्धेय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का अभिनंदन करता हूं कि जो प्रत्येक रविवार योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के प्रचार प्रसार से, और मैं ठाकुर रोहतास सिंह जी जो बताऊं चौहान साहब, हम लोग लगातार 2.5 वर्षों से यह याज्ञिक अनुष्ठान कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के आदित्य को हम राष्ट्र में प्रसारित कर सकें, और वो दिन देख सके जब लाल किले से राष्ट्र का ध्वज वो फहराएंगे और भारत के स्वाभिमान को जागृत करेंगे। यही इस लोक पहल का सत प्रयास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, आशुतोष सिंह का, ठाकुर रोहतास सिंह चौहान जी का। आप सब आए और बहुत हम सबों को आशीर्वाद दिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब इस कार्यक्रम के हम समापन की लिए आयुष जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को समाप्त करें। आयुष जी।